नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में आज से संसद खेल महोत्सव, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुरुआत। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय नूनखेड़ा में होगा आयोजन। रुड़की के लक्सर रायसी मार्ग पर भीषण हादसा, 2 कारों की भिड़ंत से इलाके में हड़कंप। चालकों को आई गंभीर चोटें, पुलिस ने शुरू की जांच। देश के प्रथम गांव माणा पहुंचे मुख्यमंत्री। देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 2025 के समापन समारोह में की शिरकत। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को किया सम्मानित। नैनीताल में 2 दिवसीय संवाद वेलनेस मेला 2025 कुमाऊं कमिश्नर पुलिस महानिरीक्षक रहे मौजूद। पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च। लखवाड़ बांध परियोजना स्थल पर ग्रामीणों ने निर्माण कार्य किया ठप। परिसंपत्तियों का उचित मुआवजा नहीं देने का आरोप। समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के प्रथम गांव माणा पहुंचे, जहां उन्होंने 2 दिवसीय देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 2025 के समापन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय संस्कृति, सेना और प्रशासन के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 2 दिवसीय महोत्सव में स्थानीय समुदाय, पर्यटकों और गणमान्य अतिथियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्थानीय जनता, सेना और प्रशासन के सुचारू समन्वय से यह आयोजन बेहद सफल रहा, जिसने सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन और आर्थिकी को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन, सेना द्वारा लगाए गए स्टॉलों एवं नो योर आर्मी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कहा कि इस प्रदर्शनी से भारतीय सेना आम जनता के बीच विश्वास और सहयोग मजबूत होगा। उन्होंने आर्मी द्वारा प्रदर्शित उपकरणों, मॉडल्स और सूचना सामग्री की विशेष सराहना की। महोत्सव के दौरान स्कूली बच्चों ने पारंपरिक लोक नृत्य और गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कारों का वितरण किया और कहा कि ये प्रस्तुतियां गढ़वाली लोक संस्कृति के गौरव को दर्शाती हैं। वहीं सीओ सुमित पांडे ने रविवार को कालाढूंगी कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें सलामी दी गई। उन्होंने कोतवाली में मौजूद शस्त्रों की जांच कर शस्त्रों की सूची से मिलान किया। सीओ सुमित पांडे ने मेस में खाने की गुणवत्ता जांच कर मेस इंचार्ज को खाने की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। सीओ पांडे ने मालखाना अभिलेखों, ड्यूटी रजिस्टर व हवालात का निरीक्षण किया। इस दौरान भीड़ को तितर बितर करने आंसू गैस व मिर्च के गोले दागे गए, जिसके धुएं की चपेट में आने वालों की आंखों में आंसू और बदन में खुजली होने लगी। उन्होंने खराब हो रहे वाहनों को जल्द नीलामी के लिए निर्देशित किया। सीओ सुमित पांडे ने लंबित विवेचनाओं को जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए कोतवाल अरुण कुमार सेनी को निर्देश दिए। यातायात व लंबित पड़ी विवेचनाओं को जल्द जांच व नशे पर लगाम लगाने को लेकर के समीक्षा बैठक भी की। मेरे द्वारा आज थाना कालाढूंगी का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसके अंदर थाने की जो साफ सफाई हो गई और जितने भी रजिस्टर्स हैं उनके बारे में उनकी चेकिंग हो गई। साथ ही साथ बैरेक, किचन इत्यादि जो भी थाने के अंदर जितने भी पुराने वाहन हैं उनका भी निरीक्षण किया गया।
साथ ही साथ निरीक्षण के दौरान मेरे द्वारा जो है सभी विवेचकों का OR भी लिया गया। इसके अंदर मेरे द्वारा सबको निर्देशित किया गया कि समय से सभी जो विवेचनाएं हैं उनके पास पेंडिंग है उसमें समय से चार्जशीट लगाई जाए। वहीं पुलिस लाइन नैनीताल में आयोजित 2 दिवसीय संवाद वेलनेस मेला 2025 का शुभारंभ कुमाऊं में किया गया। वहीं पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि आईजी कुमाऊं की यह पहल पुलिस बल में 2025 पुलिस कर्मियों व उनके परिवारों को स्वास्थ्य, शिक्षा, कैरियर, मानसिक परामर्श एवं सामाजिक कल्याण से जुड़ी सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध करवा रहा है, जो वास्तव में एक समग्र कल्याण मॉडल को दर्शाती हैं। मेले में कुमाऊं परिक्षेत्र के विभिन्न जनपदों से आए पुलिसकर्मियों के बच्चे, अभिभावकों के लिए दिल्ली से आए विशेषज्ञ काउंसलरों द्वारा कैरियर मार्गदर्शन कार्यशालाएं आयोजित की गई। मिशन संवाद का शुभारंभ 5 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में किया गया था, जिसमें पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था। अब तक अल्मोड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर और खटीमा में आयोजित कार्यशाला में 400 से अधिक पुलिसकर्मी लाभान्वित हुए हैं। एक बहुत ही अच्छी पहल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था और उसके बाद ये अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हैं उसको लेके आगे बढ़ रहा है। और मुख्यतः बिंदु ये था कि हमारी लाइफ में, विशेषकर गवर्नमेंट में और उसमें भी पुलिस में, स्ट्रेस, एंजाइटी थोड़ा ज़्यादा है और इसको हम संवाद से एड्रेस कर सकते हैं। इसमें बहुत से एक्सपर्ट्स भी हैं, मनोचिकित्सक भी हैं, वो लोग भी डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हैं हमारी पुलिस फोर्स से। और इसमें ये भी इनपुट बाद में मिला कि बहुत सा जो स्ट्रेस है वो बच्चों से लेके, फैमिली से लेके, उनकी प्रॉब्लम से लेके भी है। तो इसलिए अगर हम स्ट्रेस से डील कर रहे हैं तो उसको एड्रेस करना भी बहुत आवश्यक है। उसी कड़ी में आज ये करियर काउंसलिंग हो रही है। वही विकास नगर के लखवाड़ बांध परियोजना स्थल पर ग्रामीणों ने निर्माण कार्य ठप्प कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि परियोजना निर्माण को 3 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अब तक घराट, छानियों, फलदार पेड़ों और खेतों जैसी परिसंपत्तियों का उचित मुआवजा नहीं दिया गया। साथ ही परियोजना में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की मांग भी लगातार अनसुनी की जा रही है। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे। धरना स्थल पर उप जिलाधिकारी धनोल्टी एवं नेनवाग मंजू राजपूत और UJVNL के DGM शिवदास पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की, लेकिन प्रभावितों ने कहा कि जब तक सक्षम अधिकारी से लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा वे निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। स्थिति को देखते हुए LNT और UJVNL को निर्माण कार्य रोकना पड़ा। ये सारे पॉइंट आ चुके हैं, सभी में जो है कि चर्चा भी की गई है, उसका कार्यविधि को उपलब्ध भी करा दिया जाएगा। और मेन इनका जो है कि रोजगार को लेकर, मुआवजा बढ़ाने को लेकर जो शासन स्तर के मैटर है उन पर जो है मैडम के द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि उच्च स्तर पर, हमारे स्तर पर मैडम के स्तर से जो है पत्राचार किया जाएगा शासन स्तर को। खाली उप जिलाधिकारी महोदय धनोल्टी और नैनबाग हमारे बीच में आई, जिनके समक्ष हमने 25-22 सूत्री मांग रखी, जिसमें कि वो खाली आश्वासन दे रहे थे कि ये मेरे समक्ष या मेरे अधिकार क्षेत्र में ये इसका निस्तारण नहीं है। तो समिति ने ये कहा है कि जो सक्षम अधिकारी है, जब तक वो हमारे बीच में वार्ता करने के लिए हमारे जो धरना प्रदर्शन है, हमारे जो समिति के पदाधिकारी है उनके समक्ष नहीं बैठते, तब तक हम इस कार्यस्थल में जो निर्माण कार्य में कार्य चल रहा है उसको आज हमने बंद करा। वही हल्द्वानी शहर में अब सड़क चौड़ाईकरण और जल निकासी व्यवस्था में सुधार का कार्य एशियाई विकास बैंक की परियोजना के तहत किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत लगभग 16.5 किलोमीटर सड़कों और प्रमुख चौराहों के चौड़ाईकरण, पुनर्निर्माण एवं प्रबंधन सुधार का कार्य किया जाएगा। ADP द्वारा यह कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ किया जा रहा है। पहले चरण में 3 पानी से बरेली रोड तक के हिस्से को लिया जाएगा, जहां सड़क चौड़ाईकरण के साथ साथ जल निकासी की आधुनिक व्यवस्थाएं भी विकसित की जाएंगी। वर्तमान में जो कि नैनीताल बरेली रोड, जिसकी लंबाई जो कि आपका 10.85 किलोमीटर है,
काला डूंगी रोड जिसकी लंबाई 5.4 किलोमीटर है और एक स्टेशन रोड जिसकी लंबाई 0.5 किलोमीटर, इस तरह जो कि 16.75 किलोमीटर की लंबाई में जो कि एडीबी के द्वारा जो कि इसके अंतर्गत जो कि सड़क का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं डाउनीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से जो कि सीवर लाइन, डक्ट इत्यादि का भी कार्य सम्मिलित है। जो कि बृहत रूप से है, तो इन है जो कि पूर्ण मार्गों को जो कि उनको जो कि लोक निर्माण के द्वारा जो कि हस्तगत कर दिया जाएगा, जो उनके स्वामित्व में जो कि निर्माण कार्य के समय रहेगा। वहीं विकास नगर में जूनसारी वावरी कवि सम्मेलन का रंग खूब जमा। नगरपालिका टाउन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में जूनसार वावर की समृद्ध बोली, भाषा, संस्कृति की झलक मंच पर दिखाई दी। दर्जनों कवि और कवित्रियों ने अपनी कविताओं और लोकगीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विकासनगर नगरपालिका अध्यक्ष बोबी नोटियाल और दर्जाधारी मंत्री गीता राम गौड़ मौजूद रहे। दोनों अतिथियों ने कहा कि ऐसे आयोजन हमारी लोक संस्कृति और बोली को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कवियों ने सामाजिक मुद्दों, पलायन और पर्यावरण संरक्षण पर भी प्रभावशाली कविताएं पेश की। आखर लोक बोली भाषा समिति के अध्यक्ष नारायण चौहान ने बताया कि हर साल इस कार्यक्रम को और बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। लोकगीतों के सुर और कविताओं की गूंज के साथ जूनसारी वावरी कवि सम्मेलन का समापन हुआ। ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कल्चरल कार्यक्रम है और ये अपना आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। जौनसारी और बावरी जो बोली है उसके संरक्षण के लिए कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। चौथा ये कवि सम्मेलन है और एक कोशिश है कि जो जौनसारी और बावरी बोली है उसका संरक्षण हो सके और उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस तरह के अनूठे पहल होनी चाहिए और एक जबरदस्त ऐतिहासिक पहल है। और मैंने कहा कि ये अपने आप में आखर बोली भाषा जो समिति है ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम कर रही है और आने वाले समय में ये माइलस्टोन बनेगा और ऐतिहासिक कदम, और इसके लोग बहुत ज्यादा प्रशंसा भी करेंगे और भविष्य में इनको बहुत सम्मानित भी करेंगे। मांग पत्र में ये भी है कि जैसे गढ़वाली और कुमाऊनी जो कवि हैं वो वहां पे आकाशवाणी में पहुंचते हैं बड़े साधारण से उस तरीके से, जौनसारी कवि को क्यों नहीं बुला रहे हैं वो लोग? क्या जौनसारी में कवि नहीं है क्या लिखने वाले? हमसे मिलिए ना, हम उनको लिस्ट दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हाँ जौनसारी कवि नहीं है, जौनसारी कवि का अकाल पड़ा हुआ है। अरे हमसे तो मिलो, वो किसने बोला कि अकाल पड़ा हुआ है? शायद वो कभी ही नहीं होगा जिसने ये बोला कि अकाल पड़ा हुआ है। हमसे मिलो, मैंने 50 नाम भेज दूंगा यहाँ से। जो आज की कवि सम्मेलन चौथा कवि सम्मेलन था उसमें मेरी 2 रचनाएं थी। एक तो फोन के ऊपर थी या सोशल मीडिया के ऊपर थी, दूसरी थी जात पात कि कैसे हमारे जो जौनसार बावन में और सब कुछ बहुत अच्छा है पर जाति जो प्रथा है वो थोड़ी बहुत फिर भी पूछी जाती है। हम हालांकि बहुत शिक्षित समाज है पर जाति पाति का होता है, तो मैंने उसी पर आधारित एक कविता लिखी थी। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक का नेपाल सीमा से लगा पंचेश्वर क्षेत्र एकलिंग व गोल्डन महासीर मछली के लिए विश्व प्रसिद्ध जगहों में से एक है, जहां देश ही नहीं विदेश से भी एंगुलर पहुंचते हैं और एकलिंग का आनंद उठाते हैं। एंगुलरों व पर्यटकों को पंचेश्वर में बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग चंपावत के द्वारा लाखों रुपए की लागत से पंचेश्वर में एकलिंग वोट का निर्माण किया गया है और निर्माण कार्य पूरा हुए लंबे समय बीत चुका है, पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद पर्यटकों को इस वीट का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पर्यटन विभाग के द्वारा एकलिंग वीट में आने वाले पर्यटकों के लिए पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण वीट में पर्यटकों को रहने का लाभ नहीं मिल पा रहा है और वीट सफेद हाथी बना हुआ है। लोगों का कहना है पर्यटन विभाग ने लाखों रुपए की लागत से वीट का निर्माण तो कर दिया, पर उसमें पानी जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं नहीं दी गई, जिस कारण पर्यटक यहां से मायूस होकर लौट रहे हैं और जिस उद्देश्य से वीट का निर्माण किया गया था वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। वीट की देखभाल कर रहे पीआरडी हरीश वोरा ने बताया, पर्यटक आते ही और यहाँ रहने के बारे में जानकारी लेते हैं, पर पानी न होने से उन्हें यहाँ रहने की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। यहाँ हो गया मुझे साहब 5वां महीना लग गया। 5वां से अब 6वां लगता है। पानी बिल्कुल नहीं है इधर, तभी नहीं आ रहे हैं पर्यटक।
तो हाँ, रहने के लिए है तो कहते ही हैं, लेकिन पानी की वो है, बिल्कुल बिल्कुल पानी नहीं है इधर। वहीं रुड़की के लक्सर रायसी सड़क पर बाणगंगा पुल के पास दो कारों में आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें दोनों कार चालकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान दोनों कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं पुलिस ने दोनों कारों को कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी। मामला देर रात का है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि यह ढलान के चलते घटना घटी है। वहीं गाड़ियों की रफ्तार भी तेज थी। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देहरादून और मसूरी को कनेक्ट करने वाले मुख्य मार्गों को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग नए सिरे से कवायद में जुटा है। सचिव पंकज पांडे ने क्षतिग्रस्त मार्ग का मौका मुआयना किया। उन्होंने शिव मंदिर के पास बने अस्थायी वेली ब्रिज को लेकर कहा कि अक्टूबर माह के अंत तक सभी मरम्मत कार्य पूरे कर लिए जाएं। स्थायी पुल के निर्माण के बाद वेली ब्रिज को हटाया जाएगा। कीमाड़ी क्षेत्र से मसूरी देहरादून को जोड़ने वाले सड़क मार्ग को लेकर भी ठोस पहल की जा रही है। इस रूट पर यात्रियों का काफी दबाव रहता है। मैं स्वयं गया था मसूरी रोड पे, पूरा ऊपर तक जाके देख के आया था मैं। उसमें जो एक पुल डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से बेली ब्रिज लगाया गया था वहां पे नया पुल की डिजाइनिंग और प्लानिंग चल रही है। हमारा टारगेट ये है कि इस महीने के आखिर तक डिजाइन फाइनल करके 30 तारीख तक डिजाइन फाइनल कर लें और जितनी जल्दी हो सकता है उसको सैंक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन का टाइम भी हमने निर्देश दिया है, कंस्ट्रक्शन का टाइम भी मिनिमम रखा जाए, कम से कम टाइम में उसको बनाया जाए। तो उसके लिए कैसे स्ट्रेटजी होनी है, क्या डिजाइनिंग करनी है, उस पर काम चल रहा है। उत्तराखंड अपने 25वें स्थापना वर्ष में प्रवेश कर चुका है। पूरे प्रदेश में इस मौके पर उत्सव के रूप में मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार और भाजपा दोनों स्तरों पर इस ऐतिहासिक अवसर को भव्य रूप देने के लिए व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में महिला, युवा, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थायी निकायों के सम्मेलन शामिल होंगे। इसके साथ ही राज्य निर्माण में योगदान देने वाले राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम भी प्रस्तावित किए गए हैं। भाजपा संगठन की ओर से भी पूरे प्रदेश में विभिन्न जनसंपर्क कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजनों की योजना बनाई गई है, जिनके माध्यम से प्रदेश के विकास की यात्रा और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इस 25वें वर्ष में सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 2 दिवसीय सत्र यहाँ पर आहूत किया गया है और इसके साथ साथ इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हमारे युवा सम्मेलन होने हैं, महिला सम्मेलन होने हैं, पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन होने हैं, स्थानीय निकाय के जो प्रतिनिधि है उनके सम्मेलन होने हैं। तो सब प्रकार के लोगों के इसमें सम्मेलन होने हैं और इसके साथ साथ जो हमारे जिन्होंने इस राज्य को बनाने में अपना योगदान दिया था, ऐसे राज्य के जो आंदोलनकारी है उनका भी एक सम्मेलन गैरसैंण में आहूत किया गया है। इन सभी सम्मेलन के माध्यम से उत्तराखंड के जनमानस के अंदर ये भाव प्रकट करना कि जिस समय उत्तराखंड बना था तब और आज 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, अब इसमें क्या क्या हमने विकास की गाथा लिखी है और हम समझते हैं कि तब से लेकर के अब तक इस उत्तराखंड ने अनेक विकास की गाथाएं लिखी है, अनेक क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किया है। देहरादून की रहने वाली ज्योति जोशी पारंपरिक एपण कला को नया जीवन दे रही हैं। हाल तक ये कला विलुप्त होने के कगार पर थी। एपण मिट्टी पर चावल के आटे के लेप से बनाया जाता है। इसका चलन खासकर त्योहारों और विशेष मौकों पर ज्यादा होता था। ज्योति ने लॉकडाउन के समय प्राचीन कुमाऊनी कला का खूब अभ्यास किया। धीरे धीरे उन्हें इसकी बारीकी डिजाइनें बनाने में महारत हासिल हो गई। हालांकि एपण की शुरुआती सबक उन्हें बचपन में ही मिल चुका था। अब वे इस पारंपरिक कला को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की रहने वाली ज्योति जोशी पारंपरिक एपण कला को नया जीवन दे रही हैं। हाल तक ये कला विलुप्त होने के कगार पर थी।
एपल मिट्टी पर चावल के आटे के लेप से बनाया जाता है। इसका चलन खासकर त्योहारों और विशेष मौकों पर ज्यादा था। ज्योति ने लॉकडाउन के समय प्राचीन कुमाऊनी कला का खूब अभ्यास किया। धीरे धीरे उन्हें इसकी बारीकी डिजाइन बनाने में महारत हासिल हो गई। हालांकि एपल का शुरुआती सबक उन्हें बचपन में ही मिल चुका था। वे कहती हैं कि युवा पीढ़ी की अक्सर पारंपरिक कलाओं में कम रुचि होती है। वे स्टिकर जैसे विकल्पों को प्राथमिकता देते हैं। इसी वजह से एपल की लोकप्रियता घटती गई। विलुप्ति के कगार पर, इसलिए क्योंकि ये पुराने समय से चली आ रही थी। तो पुराने जो लोग थे, हमारी दादी, नानी, मम्मी, तो ये लोग जो थे हर एक त्योहार, क्योंकि कुमाऊं में तो क्या उत्तराखंड में हर एक दिन कोई ना कोई त्योहार होता है, तो हर दिन जो होते हैं वो एपन डाल करके त्योहार मनाए जाते हैं। तो आज की जो जनरेशन है वो इतना इसमें अपनी रुचि नहीं दिखा रही है, क्योंकि उनको लगता है कि शॉर्टकट तरीके से, जैसे अब स्टिकर्स आने लग गए हैं, तो हर चीज में एक समय कम लगे, तो उस वजह से जो है ये विलुप्ति की ओर बढ़ रहा था। तो मैंने भी एपन सीखा था बचपन से अपनी मम्मी से, अपनी दादी से, नानी से। तो मुझे भी लगा कि क्यों ना अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए और एपन जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है तो इस पे काम किया जाए। आज ज्योति की एपल कलाकृति देश विदेश में अपनी पहचान बना चुकी है। जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो धीरे धीरे घर से ही मैंने शुरुआत करी थी अपने काम की। तो पहले छोटे मोटे ऑर्डर आते थे, जैसे रक्षाबंधन पे राखियां बना ली, दिवाली पे जो है वो ये करवा चौथ पे करवा चौथ की थालियां वगैरह बना ली। लेकिन फिर धीरे धीरे एग्जीबिशंस करे। 1-2 साल पहले विरासत में कुछ कस्टमर मुझसे जुड़े थे जो मुझसे अपना सामान लेकर के गए, अमेरिका तक पहुंचा। और कैटल जो हमारी ये पहाड़ी कैटल केतली है वो लंदन तक पहुंची है, और फ्रांस के भी कुछ कस्टमर्स वहां पे आए हुए थे। तो और बाकी यूके मार्ट में मेरी अपनी एक वेबसाइट है गुड़िया आर्ट करके, तो उसके थ्रू भी मेरे पास ऑर्डर आते हैं और विदेशों तक जाते हैं। अपनी लगातार साधना के जरिए ज्योति न सिर्फ सदियों पुरानी कला को संरक्षित कर रही हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।